जो रिस्क मैनेजमेंट है वो हमारी तो चैप्टर 4 में हम पढ़ने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कि स्टॉक मार्केट में जो रिस्क मैनेजमेंट है वो कैसे किया जाता है। देखिए, जब भी कोई ट्रेड होती है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। हाँ, बस वो हमको पता नहीं होता। बस जैसे अगर हम बात करें इंटरडे, तो इंटरडे में वहाँ पर हमारे लिए कुछ वहाँ पे हमारे लिए कुछ ना कुछ रिस्क है। बट अगर हम बात करते हैं डिलीवरी की, तो हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, बट वहाँ पर भी रिस्क इन्वॉल्व है। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो रिस्क मैनेजमेंट का जो फ्रेमवर्क है इक्विटी में और फ्यूचर एंड ऑप्शन जो सेगमेंट है उसमें क्या क्या है। दूसरा, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और कौन कौन से कंप्लायंसेस हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं एक स्टॉक ब्रोकर के द्वारा। फिर हम बात करेंगे कोर सेटलमेंट गारंटी फंड के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क फॉर इक्विटी सेगमेंट के बारे में। एक कॉम्प्रहेंसिव रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क इज द बैकबोन ऑफ क्लियरिंग एजेंसी और कॉरपोरेशन और हाउस। यानी कि आप देखिए, जो हमारी क्लियरिंग एजेंसी है या फिर आप बोल सकते हो क्लियरिंग कॉरपोरेशन या फिर क्लियरिंग हाउस, उनके लिए एक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बनाना थोड़ा सा कॉम्प्रहेंसिव है। मतलब कि वहाँ पर उनको बहुत डिफ़िकल्टीज आती हैं, उनको हर एक माइनर से माइनर जो पॉइंट्स होते हैं ना, उनका वहाँ पर उनको ध्यान रखना होता है। क्योंकि एक गलती और जो इन्वेस्टर है उसके जो फंड है और जो सिक्योरिटीज़ है, ठीक है, उसमें गड़बड़ी हो सकती है। क्लियरिंग कॉरपोरेशन और हाउस प्रोवाइड्स सेटलमेंट गारंटी। अब हमें पता है कि स्टॉक मार्केट में हम शेयर बाय सेल करते हैं और वहाँ पर हम इस तरीके से कुछ ट्रांजेक्शन होती है। ये हमारा स्टॉक एक्सचेंज है, मान लेते हैं हम ट्रेडिंग कर रहे हैं BSE पे, एंड हम ये रहे, मतलब ये मैं हूँ और ये और कोई पर्सन है। मैंने 100 शेयर की लिए मैंने एक ऑर्डर प्लेस करा, मुझे बाय करना है 10 रुपये के प्राइस पे। अब इनके पास सेम वही शेयर है, 100 शेयर हैं और 10 रुपये का, ये 10 रुपये का बेचना चाहते हैं, 10 रुपये बेचना चाहते हैं और ये सेल करना चाहते हैं। तो अब होता क्या है कि हमारे जो अभी जो शेयर है, ठीक है, अब जैसे अब यहाँ पे तो मैं पेमेंट करूँगा ना, मैं यहाँ पे पेमेंट करूँगा और ये जो पर्सन है ये क्या करेंगे, ये मुझे शेयर देंगे। तो यानी इधर से जा रहा है मनी और यहाँ से क्या जा रहा है, यहाँ से जा रहा है हमारे पास शेयर। तो ये मेरे पास कैसे आएगा, मतलब मेरे पास शेयर कैसे आएंगे और इनके पास पेमेंट कैसे जाएगी। तो उसके लिए एक डिपार्टमेंट होता है जिसे बोला जाता है क्लियरिंग कॉरपोरेशन। मतलब ये एक कंपनी है वैसे तो देखा जाए तो। जैसे अगर हम बात करें BSE, तो BSE की जो यहाँ पे कंपनी है उसका नाम है CDSL। तो ये क्या है, ये सब्सिडरी कंपनी है BSE की, और NSE की है NSDL। इसके अलावा यहाँ पर एक और है, बट उसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, इतना समझिए। तो ये जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन है, जैसे ये CDSL हो गया और NSDL हो गया, ये लोग गारंटी लेते हैं कि हाँ, कि हमारे बीच में जो ट्रेड हुई है, किसके बीच में, मेरे बीच में और एक और पर्सन था ना, उनके बीच में जो हम शेयर बेच रहे हैं और जो खरीद रहे हैं, उस चीज़ की गारंटी कौन लेता है, क्लियरिंग कॉरपोरेशन। तो यहाँ पर जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन है वो हमारी जो ट्रेड है उसकी सेटलमेंट की गारंटी लेगा। In order to safeguard against such failures, the clearing agency is required to carry out the following risk management measures as specified by SEBI through its various circles. अब अगर हम लोग शेयर बाय सेल कर रहे हैं, अब वो फेल ना हो, तो इसके लिए क्या कर रखा है, सेबी ने कुछ गाइडलाइंस दे रखी हैं जो उनको फॉलो करनी है। मतलब जब वो रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क बना रहे होंगे तो उस टाइम पर सेबी की जो गाइडलाइंस है उनका वहाँ पे उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि अच्छा, कि ये जो गाइडलाइंस है वो उनको फॉलो करनी है। इन केस ऑफ कैपिटल मार्केट सेगमेंट, ट्रेडिंग मेंबर्स शुड हैव ए प्रूडेंट सिस्टम ऑफ रिस्क मैनेजमेंट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम क्लाइंट डिफॉल्ट। तो जितने भी ट्रेडिंग मेंबर्स हैं, अब देखिए यहाँ पे ट्रेडिंग मेंबर का मतलब क्या है, ब्रोकर। तो जितने भी ब्रोकर हैं उनको ना एक बढ़िया सा
रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम उनको बनाना होगा ताकि वो खुद से बच सके। जब भी क्लाइंट एक ट्रेड लेगा तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। तो जो जो ब्रोकर है उनको इस तरह के सिस्टम बनाना चाहिए कि जिसकी वजह से जो क्लाइंट है अगर वो ट्रेड ले रहा है, ठीक है, तो उसमें डिफ़ॉल्ट ना हो, मतलब उसके डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस बहुत ही कम हो। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात करें इंट्राडे की, अब इंट्राडे में अगर मैं ट्रेडिंग करूँगा तो हमें पता है कि वहाँ पे हमें मार्जिन मिल जाता है। अब जिन लोगों को मार्जिन नहीं पता, मैं बता देता हूँ मार्जिन का मतलब क्या है। देखिए, मार्जिन का सिंपल सा मतलब ये है, अगर मैं 1 लाख के शेयर बाय करना चाहता हूँ, 1 लाख के शेयर में बाय करना चाहता हूँ और मेरा ब्रोकर मुझे 20% का मार्जिन दे रहा है, मुझे 20% का मार्जिन दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे 1 लाख रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे 1 लाख रुपये देने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे पास सिर्फ 20% जो अमाउंट है वो होना चाहिए। यानी कि अगर मेरे पास 20,000 रुपये हैं तो यहाँ पर मैं 1 लाख रुपये के मैं शेयर बाय कर सकता हूँ। तो यानी यहाँ पे मेरा जो लिवरेज है वो हो गया 5 गुना। यहाँ पे 2 चीज़ समझिए, लिवरेज और मार्जिन, ठीक। अब वो जो स्टॉक ब्रोकर है ना, वो मुझे 5 गुना लिवरेज दे रहा है, 5 गुना लिवरेज दे रहा है। यानी कि अगर मुझे 1 लाख रुपये के शेयर बाय करना है तो मेरे पास 1 लाख रुपये नहीं होने चाहिए, वो मेरे पास होना चाहिए सिर्फ 20,000। ये बात हो गई इंट्राडे की। तो मार्जिन ना, अब मार्जिन की वजह से क्या है कि यहाँ पर खेल थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। सपोज दैट मान लीजिए कि अच्छा मेरे अकाउंट में तो सिर्फ 20,000 रुपये हैं, मेरे अकाउंट में 20,000 रुपये हैं। जब मुझे 1 लाख रुपये के शेयर मुझे बाय करने थे तो मेरे अकाउंट में था 20,000 रुपये। बट क्या हुआ कि अब ना मैंने जब 1 लाख रुपये के शेयर खरीदे, अब वो 1 लाख से हो गए 90,000 के, मतलब कि जो शेयर प्राइस है वो कम होने लगा। मैंने क्या करा, मैंने 1 लाख के शेयर खरीदे, तो उस टाइम पे मेरे पास मार्जिन होना चाहिए था 20,000 रुपये, बट वो 90 हो गए। तो उस केस में पता क्या होगा, उस केस में जो ब्रोकर है उसके पास से तुरंत मेरे पास मैसेज आएगा कि सर आपके अकाउंट में जो मार्जिन है वो कम है, इस जो तो आप क्या करें, आप इसके अंदर कैश और डालें। वो आपको बता भी देगा कि हाँ कि आपको कितना और मार्जिन क्या आता है आपको डालना पड़ेगा। और अगर ये बढ़ेगा तो उस केस में जो आपका मार्जिन है वो बढ़ेगा नहीं, मतलब वो वैसे ही रहेगा। जैसे मान लेते, तो अगर मान लेते वो 90,000 ना वो हो गया 1,10,000, तो वहाँ से आपके पास कोई भी मैसेज वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। इस मार्जिन के कॉन्सेप्ट को हम ज़रा और अच्छे से समझते हैं। देखिए, अगर मुझे ये जानना है कि एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी अगर मैं बाय कर रहा हूँ, सपोज दैट मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ रिलायंस के शेयर में, ठीक है। वो यहाँ पे हम ले रहे हैं इंट्राडे, मतलब आज खरीदूंगा और आज बेचूंगा मैं। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, सपोज दैट मान लेते हैं कि मेरा जो ब्रोकर है वो ज़रोधा है, तो मैं ज़रोधा की वेबसाइट पे गया, वहाँ पे मैंने मार्जिन कैलकुलेटर मैंने सर्च करा, फिर मैं चला गया इक्विटी में। देखिए यहाँ पर ना अलग अलग यहाँ पे आपको दे रखे सेगमेंट, जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए, इक्विटी फ्यूचर के लिए, कमोडिटी के लिए, करेंसी के लिए। तो सपोज दैट मान लेते हैं कि यहाँ पर मैं जो ट्रेडिंग है वो करने वाला हूँ फ्यूचर में, ठीक है, मतलब मैं रिलायंस की जो फ्यूचर है मैं वो बाय करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो मैंने चूज़ कर लिया फ्यूचर। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे सर्च करा रिलायंस। तो जैसे देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे रिलायंस सर्च करा तो यहाँ पे तो 3 डेट आ रही हैं, क्योंकि देखिए फ्यूचर में आपको 3 तरीके के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं 24 फरवरी वाला ले रहा हूँ मैं। तो जैसे मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट, तो देखिए यहाँ पे ना मुझे वो भी लिखनी पड़ेगी क्वांटिटी। तो ध्यान रहे फ्यूचर में ना हमेशा लॉट में होता है, मतलब जो भी आप ट्रेडिंग करते हैं ना वो लॉट में करते हो, वहाँ पे 1-2 शेयर नहीं होता। तो यहाँ पे जो लॉट साइज है इन्होंने ऑलरेडी बता रखा है कि 250 है, यानी कि आप या तो आप 250 के 250 खरीदो या फिर आप मत खरीदो, मतलब या तो 250 या फिर 500 और 750 आपको ऐसे खरीदना होगा। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया मैंने 250, ठीक है, और मैंने यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया बाय पे। तो जैसे मैंने इसको ऐड करा तो देखिए यहाँ पे जो मार्जिन है, देखिए जो मार्जिन कैलकुलेटर वहाँ पे क्या आ गया कि जो मुझे स्पैन मार्जिन है इतना चाहिए, एक्सपोजर मार्जिन मुझे इतना चाहिए, और जो टोटल मार्जिन है मुझे इतना चाहिए। अब अगर अब इस टाइम पे जो रिलायंस का जो शेयर था उसका प्राइस चल रहा था 2,319 रुपये। अगर इसके हिसाब से मैं अगर 250 को इंटू करूँ तो अराउंड 6 लाख रुपए निकल के आएगा,
तो यानी कि मुझे रिलायंस के 6 लाख रुपए, मुझे अगर रिलायंस के शेयर खरीदने हैं 6 लाख वाले, तो मुझे 6 लाख रुपए देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरे पास मेरे अकाउंट में बस इतना मार्जिन होना चाहिए और मैं इसको ईजिली मैं बाय कर सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं ये जानना हो कि मुझे रिलायंस में जो मार्जिन है वो कितना मिला, देखिए यहाँ पे तो मुझे पता नहीं चल रहा कि जो मार्जिन है वो कितना है, बट यहाँ पे मुझे ऑलरेडी यहाँ पे बता रखा है नीचे। देखिए रिलायंस के लिए आपको जो मार्जिन है वो 20% आपको देना होगा, ठीक है। मुझे आपको सिर्फ 20% मार्जिन आपको देना होगा और लिवरेज मुझे कितना मिल जाएगा 5x, मतलब 5 गुना। तो यानी कि 1 लाख के अगर मुझे बाय करना है तो मुझे सिर्फ 20,000, मुझे मेरे अकाउंट में बस 20,000 रुपये होने चाहिए। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब पहले क्या होता था, पहले ना आपको ब्रोकर ना बहुत हैवी जो मार्जिन है वो दे देते थे, बट अभी राइट नाउ सेबी की कुछ गाइडलाइंस आई हैं तो उसकी वजह से मार्जिन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंजेस आ गए हैं। तो कृपया करके आप आप उसके बारे में ज़रूर अलग से पढ़ लें, हो सकता है वो एग्ज़ाम में आ जाए। अब जब भी रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क बनाया जाएगा तो उनमें किन किन चीज़ों को ध्यान रखा जाएगा। सबसे पहले चीज़ मार्जिन, दूसरा लिक्विड एसेट, तीसरा बेस मिनिमम प्राइस, फिर बारी आती है प्री ट्रेड रिस्क कंट्रोल की, एंड देन रिस्क रिडक्शन मोड। तो ये हमें 5 चीज़ों का ध्यान रखना है। तो उन 5 चीज़ों में से सबसे पहले हम पढ़ेंगे मार्जिन के बारे में कि जो मार्जिन है वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था, यहाँ पे हमें 2 तरह के मार्जिन दिखाई दे रहे थे, एक स्पैन मार्जिन और एक्सपोजर मार्जिन, बट यहाँ पे हमें और भी अलग टाइप के मार्जिन आपको देखने को मिलेंगे। तो मार्जिन की आपको डेफिनेशन तो ऑलरेडी पता है। तो मार्जिन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर हम 3 चीज़ों को ध्यान रखते हैं। पहले तो VAR का, दूसरा मार्क टू मार्केट लॉस और तीसरा है एक्सट्रीम लॉस मार्जिन। अब ये जो VAR है ये हमें ये बताता है कि किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में या फिर किसी एक पर्टिकुलर शेयर बोल लो, स्टॉक, ठीक है, उसमें कितना हमारा रिस्क इन्वॉल्व है। सपोज दैट अगर मुझे रिलायंस का शेयर मुझे बाय करना है तो मुझे ये कैसे पता चले कि अगर मैं स्टॉक को ख़रीदूँगा तो इसमें कितना रिस्क है, कितना खतरा है। तो यूजुअली अगर VAR 7.50 है तो मतलब बोल सकते हो हाँ कि आप बाय कर सकते हो। मतलब देखिए कोई भी शेयर आप बाय करते हो ना तो वहाँ पे आपको पहले तो ये देखना ज़रूरी है कि क्या उसमें लिक्विडिटी है या नहीं। तो लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि क्या उसकी बाइंग सेलिंग हो रही है फिर नहीं, क्योंकि अगर लिक्विडिटी हाई है तो मतलब कि अगर आप ख़रीद भी लेते हो तो आप इजीली उसको सेल आउट कर पाओगे। तो एक तो आपको जो लिक्विडिटी वो देखनी है, दूसरा कि अब उसमें जो उतार चढ़ाव है यानी कि वॉलेटिलिटी है वो कितनी है, वो ज़्यादा है या फिर कम है। तो जो VAR है ना वो लिक्विडिटी और ये जो वॉलेटिलिटी है, इन सारे रिस्क को कंबाइन करके वो आपको बताता है कि हाँ कि ये इस पर्टिकुलर स्टॉक में कितना खतरा है, यानी कि कितना रिस्क इन्वॉल्व है। और मार्क टू मार्क लॉस मार्जिन का मतलब क्या है कि सपोज दैट मान लेते हैं कि मुझे 20% मुझे मार्जिन देना था। अभी जैसे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो 1 लाख का जो हमारा 20% था यानी कि मुझे 20,000 मुझे मार्जिन देना था। मैंने 1 लाख के शेयर बाय करे थे, बट जैसा कि मैंने कहा था कि जैसे ही वो 90,000 गया था तो ब्रोकर के पास से मेरे पास मैसेज आएगा कि सर आपको मार्जिन और डालना है। तो यहाँ पे उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं मार्क टू मार्केट लॉस मार्जिन। फिर आता है तीसरा एक्सट्रीम लॉस मार्जिन। तो यहाँ पर ये बताता है कि अलग अलग सिचुएशंस में आपको हाईएस्ट लॉस कितना हो सकता है। मार्जिन्स कवर द लॉस इन सिचुएशन दैट लाई आउटसाइड द कंप्यूटेशन ऑफ VAR मार्जिन। देखिए मतलब क्या है, जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना तो वहाँ पर कुछ सर्टेन जो कंडीशन है बस वो हम देखते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी लिक्विडिटी है या फिर नहीं है, मतलब लास्ट डे एक पर्टिकुलर स्टॉक में जो लिक्विडिटी थी वो कितनी थी और वो कितना ऊपर गया, वो कितना नीचे गया। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। बट इसके अलावा भी तो कोई ना कोई सिचुएशन हो सकती है। तो ये जो हमारा एक्सट्रीम लॉस मार्जिन है वो हमें यही बताता है कि अच्छा इन सारी चीज़ों को हटा दें तब उस केस में जो हम यहाँ पे जो लॉस है हमारा वो कितना ज़्यादा हो सकता है। तो जब भी हम मार्जिन यानी जब भी जो
क्लियरिंग कॉरपोरेशन जब भी मार्जिन कैलकुलेट करती है तो वो इन तीनों चीज़ों को वो ध्यान रखती है।